Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. In the last two classes, we have been studying about transport and communication and how railways, roadways, waterways, all these things function. In the last class, we were talking about waterways in specific, and then we talked about oceanic routes and national waterways. So I did not discuss the list of certain waterways, so I would do that first, and then we will be moving towards the air transport. So as you can see in the map, these are the certain most important national waterways which India recognizes. National waterway number 1 is from Allahabad to Haldia. The stretch is almost around 1620 kilometers. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है इंडिया में, क्योंकि मैकेनिकल बोट्स पटना तक जा पाती हैं और ऑर्डिनरी बोट्स आपकी हरिद्वार तक जा पाती हैं. इट इज़ डिवाइडेड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये हल्दिया फरक्का बराज, हल्दिया से फरक्का तक जाता है. ये आपका फरक्का बराज में फरक्का बराज इज़ अ प्लेस जहाँ से जो गंगा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक जो आपकी हुगली की तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करती है और एक जो आगे बांग्लादेश में जाती है. तो हल्दिया से फरक्का का एक पार्ट है. देन फ्रॉम फरक्का टू पटना एक पार्ट है, दैट इज अराउंड 460 किलोमीटर. फिर पटना से इलाहाबाद एक है जो कि 600 किलोमीटर है. इलाहाबाद से हरिद्वार जाने के लिए आप ये वाटर भी नहीं कंसिडर किया गया, क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्मल सिंपल बोट्स लेके जा सकते हो, मैकेनिकल बोट्स नहीं जा सकती हैं. नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज फ्रॉम सादिया टू डुगरी विच इज अराउंड 891 किलोमीटर्स. ब्रह्मपुत्रा में है ये. ब्रह्मपुत्रा एक नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स, डिब्रूगढ़ तक आप जा सकते हो, विच इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश. तो डिब्रूगढ़ तक आप जा सकते हो. नेशनल वाटरवे नंबर 3 इज फ्रॉम कोटापुरम टू कोल्लम. कोल्लम तक है ये. इसका स्ट्रेच 168 किलोमीटर है वेस्ट कोस्ट पे, विच चंपाकारा केनाल और उद्योग मंडलम केनाल. उद्योग मंडलम केनाल इज ऊटी. ऊटी इज अ प्लेस, वहाँ का केनाल है ये. सो कोटापुरम टू कोलम, इसमें भी कुछ पाथ्स हैं, जैसे कोटापुरम टू कोची है, फिर कोची टू अलपुजा है, फिर अलपुजा टू कोलम है, फिर चंपाकरण केनाल है, फिर उद्योग मंडलम केनाल है. तो ये सारे आपके नेशनल वाटरवे नंबर 3 में आते हैं. नेशनल वाटरवे 4 जो है वो आपका ये स्पेटिफाइड स्ट्रेच गोदावरी कृष्णा का स्ट्रेच है. काकीनाडा से पुडुचेरी, कहाँ से कहाँ तक है? काकीनाडा से पुडुचेरी है. इसका कितना है? 1078 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है. गोदावरी से कृष्णा रिवर से जाता है. नेशनल वाटरवे नंबर 5 आपका तलचेर से धमरी तक जाता है. ब्रह्मणी रिवर पे है. मटाई रिवर और ब्रह्मणी रिवर दोनों हैं इसमें. महानदी और महानदी ब्रह्मणी ईस्ट कोस्ट उड़ीसा पे आपका ये पड़ेगा. नेशनल वाटरवे 6 जो है वो आपका बराक रिवर पे है. 121 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये आपका असम में फ्लो करता है. दीज आर 6 वाटरवेज. आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, एंड इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल. मूविंग ऑन टू एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले तो हम इंडियन एयरलाइंस, इंडियन ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले तो 1911 में जो इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच में. फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी एयर ट्रांसपोर्ट बनाया गया था. 1947 में एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज. 1947 तक 4 मेजर ऐसी कंपनीज थी जो एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही थी. सबसे पहला था इंडियन नेशनल एयरवेज, फिर था टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डक्कन एयरवेज. 1951 में 4 मोर कंपनीज आई. भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस. 1953 में जो एयर ट्रांसपोर्ट था उसको नेशनलाइज कर दिया गया. सरकार ने अपने अंडर ले लिया और 2 कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस को बनाया गया. अभी इंडियन एयरलाइंस को हम आज सिर्फ इंडियन बोलते हैं. सो एयरलाइंस वर्ड हट चुका है, इट हैज़ चेंज टू इंडियन ओनली. सो याद रहेगा 1911 में सबसे पहले शुरू किया था इलाहाबाद टू नैनी. 1947 में 4 आए, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, डेक्कन एयरवेज एंड एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया. 1951 में 4 और आई, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस. 1953 में इनको नेशनलाइज कर दिया गया और 2 कॉर्पोरेशन बना दी गई, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस, जिसका नाम आज की डेट में इंडियन है. मूविंग ऑन टू एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट, ये हमने देखा ही है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट है, बट इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव. अभी आजकल पेट्रोल के प्राइस देख के तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये सबसे महंगा है. कुछ समय में अगर पेट्रोल के प्राइस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो रोडवे सबसे एक्सपेंसिव हो जाएगा.
सो एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए। इसकी वजह से जो आपका ट्रैवल टाइम है, आप कहीं भी जाते हो तो जो समय लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आपको बैंगलोर जाना है अगर फ्रॉम यूपी टू बैंगलोर, इट विल टेक नॉट लेस देन 32 आवर्स, and if you're going from flight it will not take more than 2 hours. So this is the advantage of traveling from aeroplane, which reduces the travel time. इट इज़ एसेंशियल फॉर वास्ट कंट्री, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है जहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और टेरेन काफ़ी अलग है। टेरेन यानी कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, तो आप एक ही स्ट्रेच में रेलवेज़ नहीं बना सकते हो, सीधा नहीं है। तो टेरेन डिफिकल्ट होने की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से एयर ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही अच्छा एसेट है फॉर इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड बिगनिंग इन 1911 में शुरू हुआ था, जब हमने एयर मेल ऑपरेशंस, हमने लोगों को भेजना शुरू नहीं किया था, मेल्स भेजना शुरू किया था। लिटिल डिस्टेंस ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने कवर किया था, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच में था। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पर जब हमें इंडिपेंडेंस हो गई थी, आज़ादी के बाद से एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपकी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको सेफ एफिशिएंट जर्नी मिले। एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियन एयर स्पेस में हम पूरा ये आपको ध्यान रखती है, मैनेज करती है, ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करती है। अब ऐसा नहीं होना कि एक प्लेन वहाँ से आ रहा है, एक प्लेन यहाँ से आ रहा है, दोनों टकरा जाए, तो ये चीज़ें पूरी मैनेज करी जाती हैं, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट्स हम मैनेज करते हैं, इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड नाउ। जो एयर ट्रांसपोर्ट है इंडिया का, वो एयर इंडिया मैनेज करता है नाउ। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि शुरू हो गई हैं। एयर इंडिया प्रोवाइड, आपको पता ही है, प्राइवेट कंपनीज, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये सारी आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं। मैनी इंडियन कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज, बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने पैसेंजर सर्विसेज भी शुरू कर दिया है। एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, सामान को भी ले जाता है, कार्गो भी ट्रैफिक करता है और लोगों को भी, पैसेंजर्स को भी लेके जाता है। इट कनेक्ट्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है ऑफ द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज के थ्रू। सम प्राइवेट कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशंस टू फॉरेन कंट्रीज, कुछ प्राइवेट कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टेट ओन डोमेस्टिक कैरियर, जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट यानी कि जो सरकार ओन करती है, वो है इंडियन एयरलाइंस, जिसने अपना जो एयरलाइंस वर्ड था वो हटा दिया था, जिसको आज हम इंडियन बोलते हैं, फ्रॉम December 8, 2005। जो न्यू ब्रांड नेम है इंडियन, ये नाम अपीयर्स ऑन बोथ दी साइड। आपको जो इंडियन नाम कहाँ पे दिखेगा, जो फ्लाइट के दोनों साइड में आपको दिखेगा। लोगो ऑन दी ऑरेंज टेल डिपिक्ट्स IA डिपिक्ट करता है इंडियन एयरलाइंस। ये इसको भी चेंज कर दिया गया है। एक नया लोगो आया है विच इज़ पार्टली विजिबल ब्लू व्हील, जो कि आपको सन टेम्पल या जो अशोक चक्र होता है वैसा कुछ दिखेगा कोणार्क का, जो कि एक टाइमलेस मोशन, जो व्हील होता है वो क्या इंडिकेट करता है, टाइमलेस मोशन यानी कि बिना समय, कम से कम मोशन, जल्दी से जल्दी मोशन। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को सिग्निफाई करता है और स्ट्रेंथ बताता है, ट्रस्ट बताता है, जो कि हमने इतने टाइम, अब एक बिना पायलट स्टार्ट्स हिज फ्लाइट, वो ये सोच के नहीं चलता है ना कि क्या होगा, फ्लाइट गिर जाएगी, बिकॉज उसको लॉ ऑफ फिजिक्स पे ट्रस्ट है। सिमिलरली जो आपकी एयरलाइंस है, ये डिपेंड करती है द ट्रस्ट ऑन टाइम, द ट्रस्ट दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब जो इतना भरोसा रहा है हमारा। ऐसा नहीं कि एयर ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, बट इट्स वेरी रेयर। इन 2010 जो डोमेस्टिक मूवमेंट था इन्वॉल्व 520.21 लाख पैसेंजर्स और अबाउट 23 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो, 23 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग हिली एरियाज में चलता है। ये वाइडली नॉर्थ ईस्टर्न टूरिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। एन एडिशन जो पवन हंस लिमिटेड है मेनली प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेट्रोलियम सेक्टर को और टूरिज्म सेक्टर को। ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स और उनके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ओपन स्काई पॉलिसी शुरू करी थी कार्गो से सामान को इधर उधर ले जाने के लिए अप्रैल 1992 में। इस पॉलिसी के अंदर जो फॉरेन एयरलाइंस थी और एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्टर्स जो थे, ये किसी भी फ्रीटर्स को कंट्री में ला सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट योर एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ मूविंग ऑन टू पाइपलाइंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो पाइपलाइंस सबसे कन्वीनियंट और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, हमको पता है, मतलब सबसे कन्वीनियंट। अभी आप और मैं को हम लोगों को पाइपलाइंस में नहीं डाल सकते हैं,
पाइपलाइंस किस लिए यूज़ होती हैं? सबसे एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, जिसको आप सबसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, इस तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि लिक्विड्स और गैसेस को लॉन्ग डिस्टेंस, लिक्विड मटेरियल और गैसियस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉलिड्स को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पाइपलाइन से। आप उनको जब आप स्लरी में कन्वर्ट कर दो, स्लरी यानी कि सॉलिड, थोड़ा सा उनका मिक्सचर कर दो, घोल दो उनको, क्योंकि पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस में कोई भी चीज़ प्रेशर से जाएगी, प्रेशर से सॉलिड चीज़ नहीं जा पाएगी, फंस जाएगी। तो अगर आप उनको स्लरी में कन्वर्ट कर देते हो तो सॉलिड चीज़ भी चली जाती है। तो स्लरीज, लिक्विड्स एंड ऑयल्स कैन गो फ्रॉम योर pipelines. ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जो आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL जिसको बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आता है। इनका ही मेजर काम है एक्सप्लोर करना, मतलब ऑयल ढूंढना कहाँ मिलेगा, फिर उसको प्रोड्यूस करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना। तीनों ही चीज़ें ये ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज द कंपनी। 1959 में एक कंपनी बनी थी। एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री यानी कि 2 कंट्री से गुजरती हुई पाइपलाइन जो है वो उसका डिस्टेंस कितना है, 1157 किलोमीटर, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाई थी, विच इज़ वेरी गुड। पहली क्रॉस कंट्री जो पाइपलाइन बनी थी इंडिया में, एशिया में, वो इंडिया ने बनाई थी, जो कि 1157 किलोमीटर लंबी थी। फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड, या कि नाहरकटिया ऑयल फील्ड जो है असम में, टू बारूनी रिफाइनरी इन बिहार। तो ये आपकी ऑयल, नाहरकटिया ऑयल फील्ड से असम की असम तक आती है बारूनी रिफाइनरी। सॉरी, क्रॉस कंट्री इन द सेंस विद इन द कंट्री, लंबे डिस्टेंस में। मैंने आउट ऑफ कंट्री बोल दिया, आई एम सो सॉरी। क्रॉस कंट्री यानी कि इनसाइड द कंट्री जो पहली बनी थी वो नाहरकटिया ऑयल फील्ड असम से आपकी बारूनी रिफाइनरी बिहार तक आती थी। इसको फिर फर्दर कानपुर तक बढ़ा दिया गया था 1966 में। और भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो असम टू बारूनी, जो कि असम टू कानपुर कह सकते हो आप, असम टू कानपुर। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे कि अंकलेश्वर से कोयली तक, मुंबई हाई से कोयली एंड हजीरा बाजीपुरी टू जगदीशपुर। तो ये सारी पाइपलाइंस हैं आपकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंकलेश्वर से कोयली, मुंबई हाई से कोयली, हजीरा से बाजीपुर और बजायपुर से जगदीशपुर, HVJ भी बोलते हैं इसको, कुछ इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 1256 किलोमीटर की लॉन्ग पाइपलाइन बनाई गई है सालिया, गुजरात में एक जगह है, सालिया से लेके मथुरा यूपी तक। ये क्रूड ऑयल सप्लाई करती है गुजरात से पंजाब, पहले मथुरा आता है फिर पंजाब जाती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ये 660 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी इज इन वेस्ट बंगाल। तो नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक ये एक पाइपलाइन बनाने की तैयारी में है। सो दिस इज अबाउट योर ऑयल्स एंड गैस पाइपलाइन। अभी हमने सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में, वाटरवेज के बारे में, एयरवेज के बारे में एंड पाइपलाइंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नाउ वी वुड बी मूविंग ऑन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यानी कि आप किस तरीके से बातचीत करते हो, आप किस तरीके से अपने मैसेज को वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हो। ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम। समय के साथ साथ हमने काफ़ी अलग अलग मेथड्स को निकाल लिया है, डिफरेंट मेथड्स को निकाल लिया है कम्युनिकेशन करने के लिए। अर्लियर टाइम्स में जो मैसेज होते थे वो आपको याद होगा, जो राजा महाराजा आपने सीरियल्स वगैरह में देखा है, मूवीज़ में देखा है, तो ढोल नगाड़े बजाते हुए आते हैं, कोई एक स्पीकर होता है जो सबको अपने मैसेजेस पहुंचा देता है। अर्लियर टाइम्स में जो मैसेज होते थे वो डिलीवर करे जाते थे ड्रम्स वगैरह को बजा के या हॉलो ट्री ट्रंक को बजा के। इंडिकेशंस थ्रू स्मोक से या फायर से आप कुछ इंडिकेशन देते थे, या फिर फास्ट रनर्स, घोड़े गाड़ी होती थी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक घोड़ा यहाँ एक घोड़ा वाला है, मैसेज आया उसने यहाँ से यहाँ पहुँचाया, इसने यहाँ से आगे पहुँचाया, इसने आगे पहुँचाया। इस तरीके से आपकी मैसेज की ट्रांसफ़र होती थी। हॉर्सेस को, कैमल्स को, डॉग्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को यूज़ किया जाता था मैसेजेस को सेंड करने के लिए। इनिशियली जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर ऑल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले इनिशियली जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, मीन्स जिनसे आप बात कर रहे हो, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों चीज़ें जनरली एक साथ हो जाती थी, मिल जाती थी, बट आज ऐसा नहीं है। जब से हमने पोस्ट ऑफिस का इन्वेंशन किया, टेलीग्राफ सिस्टम, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट, इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है
वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, बहुत आसान हो गया है, सस्ता हो गया है कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करी है, इसके साथ साथ आपकी रेवोल्यूशन आया है कम्युनिकेशन के फील्ड में। पीपल यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लोग अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी, अगर हम स्केल और क्वालिटी की बात करते हैं तो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आप उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक होता है पर्सनल और एक होता है मास। पर्सनल यानी कि 1-to-1 कम्युनिकेशन, और मास यानी कि आपने बोला और 100 लोगों को, 500 लोगों को, 50 लोगों को पता चल जाए तो उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो पर्सनल में आ जाते हैं आपके लेटर्स, टेलीफोन्स, टेलीग्राम, फैक्स करे, आप किसी को ईमेल करे और इंटरनेट के थ्रू या मैसेजिंग। मास में आ जाते हैं आपके रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, public meetings, seminars and conferences in which you deal with a larger public. So अब ये पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और मास कम्युनिकेशन सिस्टम ये अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डील करेंगे. So that's it for today. Today we discussed about air transport, pipelines and a brief about the communication networks. So thank you so much for attending this class. If you have any doubts, any queries, please feel free to write in the comment section. Leave your comments, compliments, suggestions too, and do hit the like button if you like the session. Goodbye and have a nice day.